क्या पढ़े? क्या हेडिंग डाला था लास्ट? ठीक है, लास्ट टॉपिक हमने पढ़ा था ट्रांसवर्स नेचर। पढ़ना है, ठीक। चलिए, थ्योरेटिकल अभी है, कुछ ऐसा है नहीं इसमें, बट ठीक है, ट्रांसवर्स नेचर में बताते हैं। चलो शांत हो जाओ भाई। ट्रांसवर्स नेचर क्या होता है? कोई बताए? मान लो अगर हमसे कोई बोल रहा है कि कोई वेव ट्रांसवर्स नेचर की है, शांत हो जाइए, मेरी बात सुनिए। अगर बात खत्म हो गई है तो नहीं समझ में आ रहा है? कहाँ से आ रहा है आवाज़? मैं पूछ रहा हूँ कि अगर कोई वेव ट्रांसवर्स नेचर में है तो क्या मतलब है इसका? व्हाट इज द मीन ऑफ ट्रांसवर्स नेचर? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ट्रांसवर्स नेचर की होती है, ठीक है, बट अगर हमसे कोई बोलता है कि कोई भी वेव हो, दो वेव, आपने दो तरह के प्रोपोगेशन पढ़े हैं, ट्रांसवर्सल और लॉन्गिट्यूडनल्स। वेव दो तरह की होती है, एक ट्रांसवर्सल वेव और एक लॉन्गिट्यूडनल वेव, ठीक है। तो उसमें से एक जो वेव का नेचर है वो ट्रांसवर्स नेचर हो गया और दूसरा लॉन्गिट्यूडनल्स। तो सर ट्रांसवर्स नेचर का मतलब क्या है? पता है? किसी को भी पता है इस बारे में? कोई भी वेव के बारे में ट्रांसवर्स का मतलब बताओ भाई, क्या होगा? नहीं पता है, बोलो। पहले तो ध्यान से देखो, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव दो फील्ड से मिलके बनी है, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव दो फील्ड से मिलके बनी है। इन्हीं दोनों के वेव के कॉम्बिनेशन से एक नया फील्ड बनता है, नाम होता है उसका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का होगा प्रोपोगेशन। क्या होगा? प्रोपोगेशन। प्रोपोगेशन मतलब वो चलेगी, वो वेव अब स्टार्ट होगी चलना। तो ध्यान से सुनो, एक सिंपल लैंग्वेज में अगर हम आपसे बोलें कि ट्रांसवर्स का मतलब ये होगा, जिस भी वेव की बात कर रहे हो उस वेव का कोई भी फील्ड का कंपोनेंट उसके प्रोपोगेशन के डायरेक्शन में नहीं होगा। मतलब मैं अगर आप तक ये बात नहीं पहुंची तो फिर से एक बार सुनिए, मैंने क्या बोला। मैंने बोला कि ये ट्रांसवर्स नेचर ऑफ EMW लिखे हैं, तो EMW इन दोनों से मिलके बना है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड के कंपोनेंट ब्रेक होंगे। कंपोनेंट ब्रेक होंगे भाई, इलेक्ट्रिक फील्ड जो है कहीं अगर चलेगा तो उसके कंपोनेंट होंगे, एक्स एक्सिस में, वाई एक्सिस में, जेड एक्सिस में, किसी भी एक एक्सिस में होगा। इसी तरह मैग्नेटिक फील्ड का भी कंपोनेंट होगा, एक्स में या वाई में या जेड में। अभी जब दोनों मिलेंगे तो एक नया वेव बनेगा, वो जो नया वेव बनेगा वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होगा। इस नए वाले वेव का जिस डायरेक्शन में प्रोपोगेशन होगा उस डायरेक्शन में ना ही इसका कोई कंपोनेंट होगा ना ही इसका कोई कंपोनेंट होगा। इसका मतलब कि जब भी वेव प्रोपोगेट कर रही है तो उसकी जो भी डायरेक्शन आपने कंसीडर्ड की है प्रोपोगेशन का, एक्स एक्सिस में लिया है, तो जाहिर सी बात है कि इसका कंपोनेंट और इसका कंपोनेंट इसके डायरेक्शन में ना हो तो कहाँ हो सकते हैं? या तो वाई में या तो जेड में। तो क्या आपस में परपेंडिकुलर हो जाएंगे? When propagation of a wave is perpendicular of the other field, या जिनसे वो बना है कॉम्बिनेशन वाले फील्ड से, तो उसी वेव को हम कौन सा वेव कहते हैं? ट्रांसवर्स। यही तो होता है ट्रांसवर्स वेव।
ट्रांसवर्स वेव में आपने देखा था कि कोई भी पार्टिकल ऐसे ऐसे ऊपर नीचे चलता है और वेव कहाँ चलता है, आगे। क्या यही ट्रांसवर्सल वेव होता है? और लॉन्गिट्यूडनल में ऐसे ऐसे चलता है, याद होगा। कंप्रेशन, रेयर फ्रैक्शन, जैसे साउंड, साउंड कैसा वेव है, लॉन्गिट्यूडनल। और ट्रांसवर्स लाइट हो गई, लाइट कैसे चलती, जैसे रस्सी में वेव चलता है। तो रस्सी, अगर तुम ऐसे रस्सी किसी से बांध के स्ट्रिंग को और तुम ऐसे स्ट्रेट रखे और यहाँ से कोई पकड़ के ऐसे हिला दिया रस्सी, तो क्या तुम्हें एक वेव ऐसे फॉर्म होते हुए दिखाई देगी? अब कहीं पे भी तुम एक पार्टिकल, एक कोई भी एक सेलो टेप रेड कलर का मैंने यहाँ चिपका दिया, बताओ क्या वो टेप कहाँ जाएगा? अपने ही जगह पे क्या ऊपर नीचे होगा कि आगे बढ़ जाएगा? आगे थोड़े बढ़ेगा, उसका पार्टिकल अपने ही जगह पे ऊपर नीचे होगा। मतलब किस डायरेक्शन में प्रोपोगेट कर रहा है वेव? तो देख रहे हो वेव चल रहा है एक्स एक्सिस में। भाई वेव तो बढ़ते हुए किधर आया है, एक्स एक्सिस में, मगर पार्टिकल का वाइब्रेशन किधर हुआ है, वाई एक्सिस में। बस दिस इज द ट्रांसवर्स नेचर। जब प्रोपोगेशन के पार्टिकल का जो भी डिस्टरबेंस है ना, पार्टिकल का डिस्टरबेंस प्रोपोगेशन के परपेंडिकुलर हो जाता है, तभी वो ट्रांसवर्स नेचर कहलाती है। और यही बात तो मैं कल से बताते आ रहा हूँ कि इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड, ये हमेशा दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर होंगे और वेव उन दोनों के परपेंडिकुलर होगा। मतलब एक एक्स में चलेगा तो एक वाई में चलेगा, तो एक किस में चलेगा, जेड में चलेगा। ठीक है, तो यही बात आज हमें देखनी है, प्रूव करनी है। मतलब हमें प्रूफ, सिंपल सी बात है ना, प्रूव क्या करना है कि किसी भी फील्ड में, किसी भी फील्ड में, जैसे मान लो तुम इलेक्ट्रिक फील्ड को ले रहे हो, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का कंपोनेंट बस किस फील्ड में आएगा, या तो एक्स में आएगा या तो वाई में आएगा, एक्स में और वाई में आएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड का कंपोनेंट एक्स में अगर ले रहे हो तो जेड में ले सकते हो, इन्हीं दोनों में आएगा। समझ गए? तो एक फील्ड में जो बचा हुआ फील्ड है, जैसे मान लो यहाँ पे कौन सा बचा हुआ फील्ड है, जेड, और यहाँ पे कौन सा बचा हुआ फील्ड है, वाई, तो इन्हीं फील्ड में इनका क्या होगा, प्रोपोगेशन। क्या प्रोपोगेशन इसी फील्ड में होगा? बस हमें यही बात प्रूव करनी है। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड अगर पकड़ रहे हो, इसी तरह मैग्नेटिक फील्ड भी हो जाएगा, तो ये बात हम प्रूव करेंगे। चलिए हेडिंग डाल लीजिए, ट्रांसवर्स नेचर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। ठीक है, वैसे प्रूविंग से बहुत ज़्यादा कुछ लेना देना नहीं है, बट बहुत छोटा सा प्रूविंग है, तो मैं बताता हूँ। अगर आपको प्रूविंग समझ में आ गई तो भी ठीक है, पेपर में प्रूफ पूछता नहीं है, बस आपको समझना है और 2 लाइन लिखना पड़ेगा ट्रांसवर्स नेचर। हेडिंग डाले हैं तो लिखिएगा पहले। चलिए, बोले। लिखो, कंसीडर अ प्लेन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, कंसीडर अ प्लेन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव traveling in a x direction, ट्रेवलिंग इन अ एक्स डायरेक्शन, फुल स्टॉप देना, फिर लिखना इसी फुल स्टॉप के आगे, द एसोसिएटेड वेव फ्रंट लाई इन अ वाई जेड प्लेन, वेव फ्रंट है, ठीक है, वेव फ्रंट लाई इन अ वाई जेड प्लेन। ठीक है, फुल स्टॉप दे के लिखना, पॉइंट, इसमें एक सेकेंड रुकना, क्या लिखे हो, लाइन ऑफ वाई जेड प्लेन, फुल स्टॉप दे के लिखना, ए बी सी डी इज द, ए बी सी डी एक ही में, ए बी सी डी इज द पोर्शन ऑफ वेव फ्रंट, पोर्शन ऑफ वेव फ्रंट इट एनी टाइम टी, पोर्शन ऑफ वेव फ्रंट एट एनी टाइम टी, किसी टाइम टी में उसका वेव फ्रंट है, फुल स्टॉप। फिर आगे लिखिएगा, द इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड,
द इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड at time t will be 0 to the right of ABCD, to right of ABCD। ठीक है भाई। अब सुनो, एक फिगर बनाना है। पहले वेव फ्रंट अभी तुम पढ़ोगे जब वेव चैप्टर पढ़ोगे, तो अभी बस मैं तुमको बताता हूँ। देखो वेव फ्रंट का मतलब क्या होता है। अभी वेव चैप्टर के अंदर तुम्हें पहला ही टॉपिक पढ़ना है, जिस टॉपिक का नाम है हाइजेंस प्रिंसिपल। ठीक है, तो हाइजेन प्रिंसिपल जब पढ़ोगे तो उसमें तुम्हारा टॉपिक होता है, प्रिंसिपल में पहले यही बताया जाता है जिसका नाम है वेव फ्रंट। सर वेव फ्रंट क्या होता है, तो सुनिए। वेव फ्रंट का मतलब होता है, तुम्हें ऐसे सिंपल लैंग्वेज में बता रहे हैं। जैसे मान लो, सुनना, यहाँ से वेव चलना स्टार्ट की है। वेव कैसे चलेगी, क्या ऐसे चलेगी? इस डायरेक्शन में भी देखोगे तो क्या ऐसे चलेगी? क्या इस डायरेक्शन में भी ऐसे चलेगी? और ऐसे हर डायरेक्शन में ऐसे चलते हुए वेव चली जाएगी। मतलब चारों तरफ वेव ऐसे निकलेगी। किसी सोर्स से अगर निकल रही है तो मान लिया ये सोर्स पॉइंट सोर्स है और यहीं से वेव चल रही है। ठीक है भाई, तो क्या करना है, जहां जहां पे क्रस्ट ट्रफ दिखाई दे रहा है वहां पे एक एक लोकस बनाओ, मतलब एक एक पॉइंट। तो सारे जितने भी हमारे क्रस्ट हैं उस पर हमने एक एक लोकस बनाया। ठीक है, बन गया। और फिर यहाँ पे भी ट्रफ पे भी मैंने ऐसे स्टार करके लोकस बना दिए। लोकस मतलब एक पर्टिकुलर पॉइंट। जब मैं इन पॉइंट को मिलाऊंगा ना, ये पॉइंट ऐसे सर्कल बनेगा, एक वेव फ्रंट कहलाएगा। ये एक वेव फ्रंट कहलाएगा। ये भी सर्कल की तरह मिलेगा ऐसे। ये कहानी ऐसे चलती जाएगी, ये कहानी ऐसे चलती जाएगी अगर तुम बनाते जाओगे ऐसे। जब भी एक सोर्स से वेव फ्रंट बनता है, तो अब जैसे तुमसे कोई पूछे कोई रे ऐसे चल रही है, थोड़ा सोच के बताइए। कोई रे ऐसे चल रही है तो इसका वेव फ्रंट क्या होगा? सोच के देखो। ये पॉइंट सोर्स था, बस एक बार समझो, यहाँ भी बन सकता है। ये पॉइंट सोर्स था, तो सर पॉइंट सोर्स से रे कैसे निकल रही थी? अरे ऐसे निकलेगी। तो वेव फ्रंट कैसे बना? एक सर्कल, दो सर्कल, अरे यही सर्कल तो वेव फ्रंट है। क्या ये लाइन इस पे कितने डिग्री का एंगल बना रही है? क्या 90 डिग्री का एंगल बना रही है? मतलब वेव फ्रंट हमेशा रे से कितने डिग्री का एंगल बनाएगी? 90 डिग्री। तो यहाँ पे भी जो वेव फ्रंट बनेगा, क्या ये बनेगा? क्या ये सब वेव फ्रंट है? ऐसे ही ये आगे कहानी चलती जाएगी क्या? ध्यान से देखो, क्या इस प्लेट से ये परपेंडिकुलर ही तो जा रहा है? क्या इस प्लेट से परपेंडिकुलर ही तो रे जा रहा है? मतलब वेव फ्रंट हमेशा रे के परपेंडिकुलर होती है। ये बात समझ में आई? हमने अभी तक आपको बस वेव फ्रंट अभी ये पढ़ना तो वहाँ पे हाइजेन प्रिंसिपल में, मगर आपसे अभी भी कोई पूछता है कि वेव फ्रंट, अब जैसे मान लो तुमको मैं ये दे देता हूँ वेव, थोड़ा बताना इसका वेव फ्रंट क्या होगा, सोच के बताओ। अब टॉपिक पे थोड़ा सा आ गए हैं तो बताओ। अरे परपेंडिकुलर बनाना है सर इसका, तो क्या ऐसे बढ़ते हुए जाएगा वेव फ्रंट? अरे क्या यही वेव फ्रंट है? समझ रहे हो? तो वेव फ्रंट हमेशा रे के क्या होगा? परपेंडिकुलर। ड्रॉ कैसे किया है ये बात समझ में आई है? मतलब अगर यहाँ से डिफिनीशन भी कोई पूछता है ना वेव फ्रंट का, तो हम बता लेंगे कि सर लोकस को मिलाया गया है। जहाँ पे लोकस सब एक साथ जुड़ जाते हैं, लोकस किस पॉइंट के? तो सारे क्रस्ट के लोकस, सारे ट्रफ के लोकस, सारे क्रस्ट के लोकस, सारे ट्रफ के लोकस जब आपस में ज्वाइंट किए जाते हैं तो वही वेव फ्रंट कहलाता है। अब एक्चुअल में वेव तो ऐसे बना दिया, बट रे बनाएंगे तो क्या सीधे चलेगी ना, तो ये वाला बनेगा फिगर। ये तो ड्रॉ करने का तरीका बताया, बट एक्चुअल में तो रे ऐसे चलेगी। तो रे से हमेशा वेव फ्रंट कैसे रहेगा? परपेंडिकुलर। ठीक है, चलिए ये तो हमें इसमें नहीं पढ़ना, बट इसमें एक वर्ड आ गया था वेव फ्रंट, तो मैंने लिखवा दिया। अब चलिए फिगर बनाते हैं, जो आपने लिखा है वही। तो बनाइए फिगर, मेरे साथ ही बनाइए, और वही सारी चीज़ें उसमें भी लिखनी है।
3D टाइप में फिगर होगा तो थोड़ा सोच समझ के बनाना, मैं फिगर बना रहा हूँ। बात नहीं, ठीक है भाई। ये x है, ये y है, ये z है, ठीक है। नाम दे दो जैसे आपने ABCD लिखा है, ABCD EFGH, ठीक है। ये dx है, ये dz है, ये dy है। लिखिए, फिगर बना लिए। फिगर बना के आपको लिखना पड़ेगा इसमें, बोले। ये dx है, x एक्सिस वाला लेंथ x में है तो dx हो गया। ये z में बाहर निकला है तो dz है। ये ऊपर गया है, ऊंचाई है इसकी तो dy होगी, ठीक है। dx dy एंड dz। बन गया, लिखो। When we prove a transverse nature of EMW, when we prove a transverse nature of EMW, we use a Gauss law. We use a Gauss law. एक फिगर में ये भी चीज़ बनाना, ये समझ रहे हो क्या है? ध्यान से देखो, ये एक्चुअल में ये जो बॉक्स बना है ना, ये कुछ है नहीं, मैं बस ऐसे इसको बनाया हूँ। वेव चल रही थी सर, वेव में इलेक्ट्रिक फील्ड जो चल रहा है ना, वो इलेक्ट्रिक फील्ड किधर चल रहा है? एक्स एक्सिस में। इलेक्ट्रिक फील्ड किधर चल रहा है? एक्स एक्सिस में। तो इलेक्ट्रिक फील्ड एक वेव है, तो इस वेव से वेव फ्रंट, देखो अभी मैंने बोला ना कि अगर कोई रे ऐसे चल रही है तो क्या उसका वेव फ्रंट ऐसे बनता है? तो थोड़ा ध्यान से देखो, क्या ये वेव फ्रंट है क्या? हाँ सर, ये वेव फ्रंट है। समझ गए इतनी बात? तो इसको थोड़ा ऐसे बना लेते हैं, ऐसे कर देते, समझ में आएगा कि ये वेव फ्रंट है। ये जो बॉक्स यहाँ दिख रहा है ना, इससे कोई लेना देना नहीं है। ये जो चीज़ दिख रही है लेना देना नहीं है इससे, ये तो बस कंस्ट्रक्शन के लिए बनाया। एक्चुअल में रे चल रही थी ऐसे, तो एक वेव फ्रंट यहाँ होगा, एक यहाँ होगा, एक यहाँ होगा, एक यहाँ होगा, ऐसे कई वेव फ्रंट बनेंगे। तो मैंने बस इसमें से 2 वेव फ्रंट बनाए हैं। समझ रहे हो इतनी बात? मैंने इसमें 2 वेव फ्रंट बनाए हैं, देख लीजिए अगर आपको ध्यान से दिखाई दे रहा है। क्या 2 ही वेव फ्रंट दिख रहा है? तो एक EX डैश, इलेक्ट्रिक फील्ड को इधर अगर मानोगे तो वेव फ्रंट ए हो गया। इधर भी मान ले, जैसे बॉक्स के अंदर थोड़े जाएगा। अगर तुम इसको बॉक्स बना दिए हो, तुम खुद सोचो, अगर ऐसे सुनना भाई, अगर कोई बंदा ऐसे बॉक्स बना दे रहा है, तो बॉक्स बना दे रहा है तो बताओ वेव फ्रंट बनेगा ये? हाँ सर बन सकता है, मगर वेव फ्रंट में देखिए, वेव फ्रंट का मतलब है कि वेव जिधर चल रही है उधर ही वेव फ्रंट बनेंगे। ये वेव फ्रंट है, ये भी सही है, ये भी सही है, मगर कोई बंदा क्या यहाँ पे वेव को ऐसे बढ़ा सकता है क्या? नहीं भाई, इसके अंदर कैसे बनेगा? तो यहाँ से वेव सर इधर बाहर निकली होगी ना, फिर यहाँ बना होगा वेव फ्रंट, फिर यहाँ बना होगा वेव फ्रंट। तो हमने या तो वेव को इधर ले लिया तो EX, इधर ले लिया तो EX डैश, बस अपोजिट हो जाएगा, ठीक है। अंदर कोई वेव नहीं रहेगी, इसलिए मैंने ऐसे बनाया है, ठीक है। लिखिए, क्या लिखे हो? वी प्रूव अ ट्रांसवर्स नेचर ऑफ EMW, यूज अ गॉस थ्योरम। गॉस थ्योरम, हम गॉस थ्योरम का यूज करेंगे। थोड़ा बताइए, गॉस थ्योरम क्या कहता है? गॉस थ्योरम सर कहता है E डॉट ds इज इक्वल टू Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट, कहता है ना। थोड़ा एक बात बताओ, क्या इसके अंदर कोई चार्ज इनक्लोज है? नहीं, तो क्या 0 हो जाएगी इसकी वैल्यू? यस सर। और ये क्या पूरे क्लोज लूप के लिए होगा? हाँ। तो सर इस लूप में टोटल कितने फेसेस हैं? क्योंकि लूप है टोटल, तो पूरा लूप बनाना पड़ेगा। तो लिखिए सर, पहले ये दोनों लेफ्ट एंड राइट वाले फेज लिखते हैं। नाम बताइए, ABCD, क्या इलेक्ट्रिक फील्ड
ई डॉट डी एस क्या ऐसे लिखा जाएगा, ए बी सी डी का, प्लस फिर किसका होगा, ई एफ जी एच, ई डॉट डी एस ई एफ जी एच प्लस, ये हो गया एक साथ, प्लस अब ऊपर नीचे वाले को लिखते हैं। बताइए ऊपर नीचे वाले को लिखते हैं तो क्या हो जाएगा, जल्दी जल्दी बताओ। ई डॉट डी एस हो गया, ऊपर वाले को लिखो, कहीं से भी उठा लो, यहाँ से उठाओ, बी सी जी एफ होगा क्या, बी सी जी एफ हो गया सर, प्लस में नीचे वाले को उठा लो, ई डॉट डी एस क्या नाम होगा, ई यहाँ से लो, ए से, ए डी एच ई हो गया। अब इसी तरह क्या हम अपोजिट डायरेक्शन वाले ले लिए हैं, ऊपर नीचे लेफ्ट राइट, तो क्या फ्रंट और बैक भी होगा, फ्रंट और बैक मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ, ई डॉट डी एस प्लस ई डॉट डी एस, नाम आप लिख लीजिएगा, जरूर नाम लिखिएगा, एक फ्रंट हो गया और एक कौन हो गया, बैक हो गया, ठीक है, एक फ्रंट का हो गया और एक कहाँ का हो गया, बैक का हो गया। अब थोड़ा ध्यान से देखो, डॉट हटता है तो कॉस थीटा आता है, डॉट हटता है तो कॉस थीटा आता है, सर यहाँ कॉस थीटा, यहाँ सब जगह कॉस थीटा आएगा। थीटा किसके किसके बीच का एंगल है, इलेक्ट्रिक फील्ड और ds मतलब एरिया वेक्टर के। तो सर इस इन दोनों को अगर छोड़ दिया जाए तो सब में 90 90 90 आएगा, आप चेक कर लीजिए। सर इलेक्ट्रिक फील्ड या तो इधर जा रहा है या तो इधर जा रहा है, यही तो हो रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड या तो इधर जा रहा है या तो इधर जा रहा है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन अगर ये है तो इस प्लेट के लिए एरिया वेक्टर भी तो यही होगा, तो इसके लिए थीटा 0 हो गया, इसके लिए थीटा कितना हो गया 0, इसके लिए भी थीटा कितना हो गया 0। देखो इलेक्ट्रिक फील्ड इधर, एरिया वेक्टर भी इधर ही चल रहा है, इसका भी एरिया वेक्टर इधर ही चल रहा है, मगर ये जो नीचे और ऊपर वाले हैं इनके लिए एरिया वेक्टर क्या नीचे है और इसके लिए किधर है ऊपर, और इलेक्ट्रिक फील्ड तो इधर ही चल रहा है ना, तो क्या 90 डिग्री का एंगल बनाया, और 90 डिग्री का जहाँ एंगल बनाएगा तो ये कितना हो जाएगा 0, इसकी कहानी खत्म। क्लियर है। अगर ये 0 हो गए तो अब हमारे पास ई डॉट डी एस प्लस ई डॉट डी एस, ये जो दोनों आए हैं, ये जो दोनों आए हैं इनको डॉट हटा के cos 0 लगाएंगे और cos 0 1 होता है। और थोड़ा ध्यान से देखो इलेक्ट्रिक फील्ड इसके लिए क्या Ex लिया गया है, तो Ex और इसका एरिया कोई बताएगा कितना आएगा, अरे इंटीग्रेशन करोगे और डॉट हटाओगे तो ओनली डी एस आएगा, प्लस यहाँ पे कितना आएगा ई डी एस आएगा, और ये x है x, और ये क्या ई डैश x है, और इसकी वैल्यू किसके इक्वल चल रही है 0, तो 0 के इक्वल कर। अब बात समझना थोड़ा, ds ds ds, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड तो इस पूरे एरिया के लिए कांस्टेंट है, ds 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 पूरा इंटीग्रेट होगा तो क्या इस प्लेट का एरिया आएगा, और इस प्लेट का एरिया कितना आएगा सर लेंथ इनटू, अरे इस प्लेट का एरिया लेंथ इनटू ब्रेथ, तो क्या मैं लिख सकता हूँ Ex dx नहीं है सॉरी dy इंटू डी जेड हो गया, प्लस ये क्या है Ex डैश हो गया, और अब ds 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 Ex डैश ये वाला है, तो इस प्लेट का एरिया कितना होगा, तो सर इसका भी लेंथ इंटू ब्रेथ, तो लेंथ तो इसका भी dz होगा और ब्रेथ इसका भी कितना होगा dy, तो कितना हो गया dy इंटू डी जेड इज इक्वल टू 0। समझ रहे हो इतनी बात। अब देखो थोड़ा ध्यान से, क्या मैंने आपको बताया था कि अगर दोनों में dy z और dy dz, क्या ये दोनों में सेम आ रहा है, x से इसको लेना देना है, कुछ नहीं लेना देना, x एक्सिस में इसका कोई कंपोनेंट ही नहीं जा रहा है, जबकि वेव चल किस एक्सिस में रही है, x एक्सिस में ही तो आगे बढ़ रही है, क्योंकि वेव फ्रंट x एक्सिस पे ऐसे बने हुए हैं, वेव फ्रंट x एक्सिस पे बने हैं, बट x एक्सिस का कोई कंपोनेंट आ ही नहीं रहा है। ये एक्चुअल में dy एंड dz जो है एरिया वेक्टर के डायरेक्शन है, और एरिया वेक्टर के डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड के हिसाब से देखा जाए तो Ex चल रहा है x एक्सिस में, बट उसका कोई भी कंपोनेंट जो है x एक्सिस में नहीं है। और अगर ऐसा हो रहा है तो हमें बात साफ दिखाई देगी कि इलेक्ट्रिक फील्ड x एक्सिस का क्या 0 हो जाएगा,
समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ? इलेक्ट्रिक फील्ड एक्स एक्सिस में इलेक्ट्रिक फील्ड का कोई कंपोनेंट नहीं है, तो क्या ई एक्स की वैल्यू उस एक्सिस में जीरो हो जाएगी? ओनली हमें किस एक्सिस में मिलेगा? वाई में या तो जेड में। समझ रहे हो इतनी बात? इसी तरह अब पूरा कहानी किसके लिए करेंगे? मैग्नेटिक फील्ड के लिए करेंगे। अभी हमने बस किसके लिए किया है? इलेक्ट्रिक फील्ड। इसी तरह पूरी कहानी किसके लिए करेंगे? मैग्नेटिक फील्ड। तो क्या उसका भी यही आएगा? तो मैग्नेटिक फील्ड का भी एक्स एक्सिस में नहीं जाएगा, मतलब बी एक्स भी कितना हो जाएगा? जीरो। मतलब एक्स एक्सिस में मैग्नेटिक फील्ड भी नहीं गया और इलेक्ट्रिक फील्ड भी नहीं गया। तो इसका मतलब क्या हुआ? उसका प्रोपोगेशन तो हुआ है, मगर उसके वेव के कोई कंपोनेंट ना एक्स एक्सिस में गए हैं और मैग्नेटिक फील्ड के, और ना ही इलेक्ट्रिक फील्ड के। तो जाहिर सी बात है ये वेव किस नेचर में चली जाएगी? ट्रांसवर्स। तो पहले यहाँ तक लिख लो और उसके बाद से बस लिखवाएंगे कि कैसे यहाँ से अब हम लिखेंगे बात सिमिलरली करके मैग्नेटिक फील्ड के लिए। पहले यहाँ तक लिखो, ज़्यादा कुछ लिखना नहीं है। अगर आप ये नाम नहीं लिखना चाहते हैं तो आप लिख दीजिएगा लेफ्ट राइट अप डाउन फ्रंट बैक, ठीक है। अगर ए बी सी डी ई एफ जी एच नहीं लिख रहे हैं तो आप नाम लिख दीजिएगा। जल्दी करिए। हो गया? लिख लिया? लिखो इसके नीचे, बोले द कंपोनेंट ऑफ, इसके नीचे लिखिएगा द कंपोनेंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज कांस्टेंट। कांस्टेंट मतलब यहाँ भी और यहाँ भी, दोनों तरफ कांस्टेंट है। dy dz। द कंपोनेंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज कांस्टेंट, बट कांस्टेंट फील्ड, बात नहीं, कांस्टेंट फील्ड डज नॉट form a wave, hence this constant value, इस कांस्टेंट वैल्यू का मान जीरो होगा। इज जीरो मतलब ई एक्स इज इक्वल टू क्या हो गया? जीरो। सिमिलरली बी एक्स इज इक्वल टू भी क्या हो गया? जीरो। इतना प्रूव करने की जरूरत नहीं है, अब आगे लिख देंगे सिमिलरली। फिर से पढ़ रहा हूँ, द कंपोनेंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज कांस्टेंट। इलेक्ट्रिक फील्ड का जो कंपोनेंट है दोनों में डी वाई डी जेड आ रहा है, और डी वाई डी जेड आ रहा है तो कांस्टेंट हो गया। सर कांस्टेंट फील्ड कभी भी वेव फॉर्म नहीं कर पाता। कांस्टेंट फील्ड कहाँ वेव फॉर्म कर पाएगा भाई? तुम खुद सोचो, वेव फॉर्म करने के लिए उसको बार बार अपने पोजीशन को चेंज करना पड़ेगा, या तो ऊपर नीचे मतलब या तो ऐसे अप डाउन चलेगा, या तो लेफ्ट राइट मतलब रेयर फ्रैक्शन कंप्रेशन बनाए, या तो क्या करे क्रस्ट एंड ट्रफ बनाए, तभी तो हो सकता है। बट ये तो कांस्टेंट फील्ड आ रहा है, और अगर कांस्टेंट फील्ड आ रहा है ना तो कभी वेव नहीं बनाएगा। इसका मतलब ई एक्स की वैल्यू जो होगी ना इस एक्स एक्सिस के डायरेक्शन में क्या होगी? जीरो होगी। इसी का मतलब भी हो जाएगा सर बी एक्स की वैल्यू भी क्या हो जाएगी? जीरो हो जाएगी। मतलब एक्स एक्सिस में ना इलेक्ट्रिक फील्ड आया ना ही मैग्नेटिक फील्ड आया। वहाँ तक लिखने के बाद से अब लास्ट लाइन ऐड करिएगा, उसमें बोल रहे हैं, लिखिएगा
Thus the electric or magnetic field and magnetic field have a no component in a direction of propagation. Then we say that electromagnetic wave in ट्रांसवर्स नेचर। याद रहेगा ये बात, एकदम रिवाइज कर लो, दिमाग में घुसे रहना चाहिए, पेपर में आता है। फिर से पढ़ रहा हूँ क्या लिखा हूँ। Thus electric field and magnetic field have a no component in a direction of propagation. Then we say that the electromagnetic waves is a transverse nature. तो इसलिए हम कह सकते हैं कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव किस नेचर का होता है, ट्रांसवर्स नेचर का। ठीक है, बताओ कोई प्रॉब्लम है? अगर पेपर में आता है तो कर लेंगे। 3-4 नंबर का क्वेश्चन आता है। एक सिंपल सा फिगर याद रखना है आपको, कुछ नहीं, गॉस थ्योरम से अप्लाई करना है। गॉस थ्योरम अप्लाई करने के बाद से आपको एक बार लेफ्ट राइट टॉप बॉटम और इसका फ्रंट और बैक ले लेना है। तो फ्रंट और बैक एंड टॉप बॉटम में हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड उसके एरिया वेक्टर के परपेंडिकुलर होगा। 90 डिग्री पे बनने की वजह से डॉट हटेगा तो कॉस थीटा 0 आता है। कॉस थीटा की वैल्यू अगर 0 आ रही है तो इस पूरे टर्म को 0 कर देगा, क्योंकि कॉस 90 0 होता है, ये भी 0 हो जाएगा। सर इन दोनों में थीटा की वैल्यू 0 आएगी और कॉस 0 1 होता है, तो 1 हटेगा तो EX DX EX डैश DS हो जाएगा, क्योंकि E और E जो रखे हैं एक्स एक्सिस अगर इसके लिए ले रहे हैं तो EX हो जाएगा और इसके लिए ले रहे हैं तो EX डैश हो जाएगा। ठीक है सर, अब यहाँ पे DS का इंटीग्रेशन होगा और DS का इंटीग्रेशन होगा। DS मतलब इस पूरे प्लेट का एरिया, पूरे प्लेट का एरिया DZ DY होगा। DZ एंड DY हमने लिख दिया, और इसमें भी वही सेम कहानी DZ और DY होगा, दोनों में वही लिख दिया। अब मैं बोल रहा हूँ कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो देख रहे हो उसका जो कंपोनेंट बन रहा है वो हमेशा कांस्टेंट रह रहा है। कांस्टेंट रहने का मतलब ये है कि कभी भी वो इलेक्ट्रिक फील्ड उस डायरेक्शन में नहीं बना सकता है, तो इसका मतलब उस डायरेक्शन का इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0। क्या सिमिलरली मैग्नेटिक फील्ड को भी ये पूरी कहानी करके लाएंगे और लिख देंगे BX भी क्या हो जाएगा, 0। मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड का कोई भी कंपोनेंट प्रोपोगेशन के डायरेक्शन में अगर नहीं होता है तो हम कह सकते हैं कि ये वेव इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव किस फॉर्म में है, ट्रांसवर्स फॉर्म में है। क्लियर है इतनी बात? ठीक है, चलिए ये तो टॉपिक ख़त्म हो गया, हेडिंग डालिए नया। ऐसे ही भाई छोटे छोटे हेडिंग हैं, यही पढ़ना है आज, इन सब को ख़त्म कर लिया जाए तभी कल मतलब जब भी अब हमारा होगा उसमें पढ़ेंगे। लिखिए अगला टॉपिक, सोर्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का सोर्स। लाइट सुबह से नहीं है क्या? ठीक है, हेडिंग डाल लो, क्या लिखे हो, सोर्स ऑफ, ठीक है थ्योरी है लिखो इसमें, सोर्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। मैंने आपको पहले भी बताया, बस वही चीज़ लिखना है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव देखो, पहले सुनो, अगर चार्ज रेस्ट पे है, बस यहीं से समझ लो, चार्ज अगर रेस्ट पे है, चार्ज अगर मोशन में है, ठीक है, दो केस होते हैं, या तो रेस्ट पे होगा या तो किस में होगा, मोशन में। चार्ज अगर रेस्ट में होगा तो कौन सा फील्ड बनाता है, अरे इलेक्ट्रिक फील्ड तभी तो बनता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक चैप्टर पूरा इसी पे पढ़े हो। चार्ज रेस्ट पे होता था, इलेक्ट्रोस्टैटिक। दूसरा आया चार्ज मोशन, क्या करंट, इलेक्ट्रिसिटी, मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, सब पढ़ा क्या?
मतलब सर वो करंट बनाएगा। करंट क्या बनाता है? मैग्नेटिक फील्ड। तो सर मैग्नेटिक फील्ड लिख देते हैं, करंट लिखने की जरूरत नहीं क्योंकि करंट से ही मैग्नेटिक फील्ड आता है। तो सर इलेक्ट्रिक फील्ड जब रेस्ट पे रहेगा और मोशन में आएगा तो क्या बनाएगा? मैग्नेटिक फील्ड। तो सर क्यों ना एक काम करते हैं, इन दोनों का मिला जुला असर लेते हैं, क्योंकि हमें तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव बनाना है। मैंने हेडिंग डलवाया सोर्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। तो मैं चार्ज को इन दोनों के कहीं मिक्सअप कॉम्बिनेशन में रखूं। चार्ज लगे रेस्ट पे भी हो सकता है और मोशन पे भी हो सकता है। अगर ऐसा हुआ तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी बना देगा और क्या बना देगा? मैग्नेटिक फील्ड भी। तो सर ऐसा कॉम्बिनेशन क्या आएगा? तो सर चार्ज को हम ऑक्सीलेट करा देंगे। क्या करा देंगे? ऑक्सीलेट। ऑक्सीलेट जब होता है तो ऑक्सीलेशन के केस में थोड़ा ध्यान से देखो क्या होता है। कोई भी चीज़ ऑक्सीलेट करता है तो उसके क्या एक्सट्रीम पोजीशन होते हैं और क्या मीन पोजीशन होते हैं? क्या यही ऑक्सीलेशन है? तो सर यहाँ पे मीन पोजीशन, ये एक्सट्रीम पोजीशन। अब जब ये बंदा यहाँ से चलेगा तो यहाँ पे कहीं रुकेगा ना? अरे एक समय के लिए रेस्ट पे तो आएगा ना, तो रेस्ट पे आ गया, बट यहाँ रेस्ट पे रुक थोड़े पाएगा, तो क्या फिर तुरंत वापस आएगा? फिर मोशन में आ गया, तो यहाँ पे भी तो रुकना है नहीं। काइनेटिक एनर्जी इसको खींच के ले जाएगी अगले एक्सट्रीम पे। फिर इस एक्सट्रीम पे पहुंचा तो क्या ये सोचेगा ना कि रुकूं वहाँ पे, और रुकेगा क्योंकि इसकी वहाँ पे वेलोसिटी क्या हो जाएगी? जीरो। जैसे वेलोसिटी जीरो हो गई तो कुछ समय रुका, बट क्या भाई आगे बढ़ पाया? नहीं। तो रेस्ट पे जब आया फिर कुछ देर बाद क्या नीचे गिरा, और जब नीचे गिरा तो क्या फिर एक कहानी चली। मतलब यहाँ पे रेस्ट में भी आ रहा है और किस में आ रहा है? मोशन में भी आ रहा है। तो क्या इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों बना देगा, और जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड दोनों बनाएगा तो इन्हीं के कॉम्बिनेशन से क्या बन जाएगा? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। बस अब चार्ज को ऑक्सीलेट करा देना है, समझ रहे हो? तो सोर्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव क्या होगा? ऑक्सीलेटिंग चार्ज। एक लाइन में अगर आपसे कोई पूछे व्हाट इज द सोर्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, तो लिख दोगे ऑक्सीलेटिंग चार्ज। क्लियर है? बस यही चीज़ समझना था इसमें। लिखो इसी में 2 लाइन 3 लाइन जो भी, पॉइंट वाइज करके लिखना। A stationary charge produce only an electrostatic field. A stationary charge produce only an electrostatic field while charge in a uniform motion produce a magnetic field that does not change with the time, ठीक है? फुल स्टॉप देना। नेक्स्ट लाइन में आना। thus neither stationary charge nor uniform motion charge can produce a electromagnetic wave. अच्छा, यूनिफॉर्म मोशन वाला भी नहीं प्रोड्यूस करता है, पता है क्यों? कोई बताए? अभी इसके नीचे लिखेंगे कि ऑक्सीलेटिंग चार्ज, बट एक यहाँ तक जो लिखे उसमें क्या लिखे हो कि सर रेस्ट वाला चार्ज क्या प्रोड्यूस करता है? इलेक्ट्रिक फील्ड। मोशन वाला चार्ज क्या प्रोड्यूस करता है? मैग्नेटिक। बट एक बात बताओ, मैंने लिखवाया कि यूनिफॉर्म मैग्नेटिक चार्ज से भी नहीं प्रोड्यूस होता है, तो यूनिफॉर्म मैग्नेटिक चार्ज से मैग्नेटिक फील्ड नहीं बन रहा है। यूनिफॉर्म अगर मोशन में है यूनिफॉर्म मोशन में अगर चार्ज है तो उससे मैग्नेटिक फील्ड क्या नहीं बन रहा है? मैग्नेटिक फील्ड। क्या उससे बनता है? अगर कोई बॉडी यूनिफॉर्म मोशन में, मतलब कोई बॉडी नहीं, चार्ज
यूनिफॉर्म मोशन में है तो इस केस में उससे केवल करंट बनता है, करंट बनता है। जब चार्ज एक्सीलेशन में आता है ना तो उससे क्या बनता है, मैग्नेटिक फील्ड। तो हम एक्सीलेटिंग चार्ज ले रहे हैं और एक्सीलेटिंग चार्ज को ही ऑक्सीलेट कराएंगे। तो हमारे पास देखो रेस्ट पे चार्ज, ऑक्सीलेटिंग चार्ज लाने के लिए रेस्ट के साथ साथ कैसा चाहिए, यूनिफॉर्म मोशन वाला नहीं, मोशन में हो मगर कैसा हो, एक्सीलेटिंग मोशन में। क्लियर है? इन दोनों के कॉम्बिनेशन से क्या बनेगा, ऑक्सीलेटिंग। अब सर ये कैसे पता चलेगा, तो थोड़ा ध्यान से देखो। ऑक्सीलेशन में क्या होता है सर, यहाँ पे वेलोसिटी क्या मैक्सिमम होती है सर, यहाँ पे वेलोसिटी, सर यहाँ पे वेलोसिटी, सर जहाँ पे वेलोसिटी जीरो होती है वहाँ पे एक्सीलेशन क्या होता है, यहाँ पे एक्सीलेशन क्या होता है और यहाँ पे एक्सीलेशन क्या होगा, तो क्या एक्सीलेशन एक्सीलेटिंग ही तो कहलाएगा। देख लो साफ दिखाई दे रहा है क्या एक्सीलेशन चेंज हो रहा है। अरे मैक्सिमम से जीरो, जीरो से मैक्सिमम, मैक्सिमम से जीरो, जीरो से मैक्सिमम, बार बार एक्सीलेट हो रहा है। तो एक्सीलेटिंग चार्ज हो गया और इसी एक्सीलेटिंग चार्ज से ऑक्सीलेशन भी हो गया, देन क्या बन जाएगा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। तो लिखो नीचे इसके लास्ट पॉइंट में लिखना, अकॉर्डिंग टू द मैक्सवेल, अकॉर्डिंग टू द मैक्सवेल accelerating charge producer, accelerating charge producer electromagnetic wave। ठीक है भाई। अब नेक्स्ट लिखिएगा हेडिंग, प्रॉपर्टी ऑफ EMW वेव, या EMW बस लिख लो, प्रॉपर्टी ऑफ EMW, प्रॉपर्टी ऑफ EMW, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की प्रॉपर्टी। पहले लिखना फर्स्ट प्रॉपर्टी, याद रखना, बस छोटा सा टॉपिक है, बोर्ड में आता है ये। अभी यहाँ पे अगर आपसे अब कोई सोर्स पूछता है तो बस सिंपल लिख दोगे ऑक्सीलेटिंग चार्ज, ठीक है, ऑक्सीलेटिंग चार्ज लिख देंगे एक लाइन में। सोर्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इज सोर्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का जो सोर्स है ना वो क्या है, चार्ज का ऑक्सीलेशन। अब बात ये आती है ना, मुद्दा ये है, मैंने आपको बताया होगा कि मैं तुमको इस चैप्टर में एक टॉपिक पढ़ाऊंगा जिसका नाम है LC ऑक्सीलेशन। नाम से ही पता चल रहा है, देखो LC ऑक्सीलेशन, जो चार्ज को क्या कराएगा, ऑक्सीलेट कराएगा। तो चार्ज को ऑक्सीलेट कराने का मतलब है कि कैसे कराएंगे, पूरा फिनोमिना समझेंगे। तो अभी नहीं, वहाँ जब पढ़ा जाएगा ना तब उस पर बात करेंगे, अभी उसको एकदम लास्ट में लेके चलेंगे। इस ये पूरा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का ये पोर्शन खत्म हो जाए, स्पेक्ट्रम आने के जस्ट पहले LC ऑक्सीलेशन पढ़ा देंगे कि चार्ज को कैसे ऑक्सीलेट किया जाता है, ठीक है। अभी हेडिंग डालिएगा लास्ट, इस पॉइंट, मतलब ये हमारा दो पार्ट में बचा हुआ है चैप्टर, दो पार्ट में EMW बचा हुआ है जिसका एक पार्ट खत्म हो गया। सर पहला पार्ट क्या था, तो पहले पार्ट में केवल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के बारे में पढ़ना था, कैसे प्रोड्यूस हुआ, क्या होता है, किस नेचर का होता है, ये सब पढ़ लिया। अब इस वाले पार्ट में पढ़ना है ना सर स्पेक्ट्रम। स्पेक्ट्रम मतलब इसको कई पार्ट में तोड़ना है, जैसे सर अल्फ़ा रेस, गामा रेस, बीटा रेस, ठीक है, ऐसे करके हमारे अल्फ़ा, बीटा, गामा, इंफ्रारेड, जितने भी रेस हैं, विजिबल रेस, इनके बारे में पढ़ना है। तो अगला हमारा यही आएगा। अभी इस पहले पार्ट का लास्ट टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं, इसके बाद थोड़ा सा न्यूमेरिकल करेंगे। कौन सा न्यूमेरिकल सर, फॉर्मूला कौन सा मिला है, याद होगा आपको, E0/B0 इज इक्वल टू क्या था, C था, और एक C इज इक्वल टू 1/√μ0 इंटू में ε0। क्या ये फॉर्मूला था दो? अभी न्यूमेरिकल करते हैं इसमें, उसके बाद पहले हेडिंग डाल लो। क्या लिखे हो हेडिंग में, पहला लिखिएगा इसमें प्रॉपर्टीज में, फर्स्ट, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव आर प्रोड्यूस बाय, EMW लिख लिया करो, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव आर प्रोड्यूस बाय एक्सीलेटिंग चार्ज and do not require any medium for propagation। किसी मीडियम की जरूरत नहीं होती इसको, do not require any medium for propagation। दूसरा लिखिएगा,
द डायरेक्शन ऑफ oscillation the direction of oscillation of electric and magnetic field are perpendicular to each other as well as perpendicular to the direction of propagation. ठीक है, तीसरा लिखिएगा। थर्ड, द ऑक्सीलेशन ऑफ E एंड B, मतलब इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक, द ऑक्सीलेशन ऑफ E एंड B आर इन अ सेम फेज में हो सकता है, आर इन अ सेम फेज हो गया। चौथा लिखिएगा, ऑल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, जितने भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव हैं, अल्फा बीटा गामा सब, ऑल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ट्रेवल विद द स्पीड, ट्रेवल with a speed of 3 into 10 to the power 8 meter per second in a free space, 3 into 10 to the power 8 meter per second in a free space। जितने भी हैं, केवल ये लाइट की स्पीड नहीं है, ये सारे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की स्पीड है। किसमें? फ्री स्पेस में। जितने भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव पढ़ोगे उन सब की स्पीड कितनी रहेगी? 3 इंटू 10 टू द पावर 8 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, और लिख लीजिएगा, बस एक दो और लिख लो। और क्या पढ़े हो? अभी ये पढ़ा है, लिखो द एम्पलीट्यूड रेशियो ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड is equal to the speed of electromagnetic wave, बैठो, बहुत ज़्यादा तुमको प्यास लग जाता है। नेक्स्ट लास्ट लाइन बस लिखो, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव आर not deflected by इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड। किसी भी इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में कोई डिफ्लेक्शन नहीं होता। ठीक है, चलिए ये टॉपिक ख़त्म है, क्वेश्चन करेंगे। प्यास लगता है, बॉटल लेके आया करो, डेली नहीं भेज देंगे पानी पीने। और जब जितना मन है तो बाहर ही रह लिया करो क्लास में, बैठने की क्लास में ज़रूरत नहीं है। फिर गर्मी जैसे तुम्हें हो रही है, बेचैनी बढ़ रही है तुम्हारी, वैसे सबको हो रही है। हर जगह सहूलियत नहीं दी जाएगी। अभी यहाँ हो तो बहुत सहूलियत दे दी जा रही है। थोड़ा माहौल के साथ एडजस्ट करना सीखा करो। घर नहीं है तुम्हारा,
जब मन करेगे मुंह उठा के चल दोगे। क्वेश्चन लिखिए पहला, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ट्रेवल इन अ मीडियम at a speed of 2 into 10 to the power 8 मीटर पर सेकेंड। ये किसी मीडियम का है, फ्री स्पेस का नहीं है। 2 into 10 to the power 8 मीटर पर सेकेंड। द रिलेटिव परमिबिलिटी of the medium is 1. Find the relative permittivity. Find, ये 1 है, find the relative permeability दिया है और relative permittivity पूछ लिया है। ठीक है भाई, सॉल्व करिए क्वेश्चन को जल्दी। कोई बताए फॉर्मूला, जल्दी बताए, कर लेगा? इतना समय नहीं लगना चाहिए इसमें, थोड़ा सा दिमाग लगाओ। रिलेटिव परमिटिविटी, रिलेटिव परमिबिलिटी, कहीं ना कहीं तुमको म्यू नॉट पता है तो सब निकल जाएगा। जल्दी करो। नहीं आ रहा है क्वेश्चन में। देखो एक फॉर्मूला तुमको बताएं, बस सुनो ध्यान से। ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए फॉर्मूला याद रखो। C इज इक्वल टू कितना होता है? 1/√μ0 इंटू में एप्सिलॉन नॉट होता है ना। सुनिए, ये C होता है तो C क्या होता है? स्पीड ऑफ लाइट इन अ फ्री स्पेस, बट एक किसमें दिया है? मीडियम में। तो क्या हम इसको भी लिख दें? और अगर भी लिखेंगे तो क्या ये फ्री स्पेस का नहीं है, तो क्या म्यू होगा और ये क्या होगा? एप्सिलॉन होगा। थोड़ा एक बात बताओ, रिलेटिव परमिबिलिटी या रिलेटिव परमिटिविटी होता क्या है सर? रिलेटिव परमिटिविटी होता क्या है? मीडियम की परमिटिविटी अपॉन में फ्री स्पेस की परमिटिविटी। क्या इन्हीं के रेशियो को ही मीडियम की परमिटिविटी कहा जाता है क्या? मतलब रिलेटिव परमिटिविटी कहा जाता है क्या? तो सर यहाँ से एप्सिलॉन की वैल्यू कितनी आएगी? अरे एप्सिलॉन की वैल्यू क्या E आएगी? और सर इसी तरह इसको क्या लिखेंगे? म्यू अपॉन म्यू नॉट। तो सर म्यू की वैल्यू कितनी आएगी? म्यू आर इंटू में म्यू नॉट। थोड़ा ध्यान से देखो, ये दोनों वैल्यू उठा के यहाँ पे पुट कर दो। देन V इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? म्यू की जगह पे क्या पुट होगा सर? म्यू आर म्यू नॉट, और ई की जगह मतलब एप्सिलॉन की जगह पे एप्सिलॉन आर एप्सिलॉन नॉट। सबको सर आर वाले को एक रूट में, नॉट वाले को एक रूट में। 1/μr इंटू में म्यू आर इंटू में एप्सिलॉन आर, और 1/√, में म्यू नॉट इंटू में एप्सिलॉन नॉट। क्या भी मिल गया? ध्यान से देखो, स्क्वायरिंग द बोथ साइड। तो क्या इसका स्क्वायर, अभी पहले सुनो, इसको इधर भेज दो, इसको इधर भेज दो। इसकी वैल्यू होती कितनी है? देन V इज इक्वल टू 1/μr एप्सिलॉन आर अंडर रूट में इंटू में क्या C लिख देंगे। अरे ये पूरा C होता है, तो क्या हम C को इधर भेज देंगे? भेज सकते हो। तो क्या हो जाएगा? V/C होगा, क्योंकि ये C ऊपर है, ध्यान देना बात मेरे। C नीचे आ जाएगा तो सर हो जाएगा कितना, यहाँ लिखता हूँ V/C इज इक्वल टू क्या बचा है? 1/√μr इंटू में एप्सिलॉन आर। सर C को भेज दीजिए ऊपर। चलिए भाई C गया यहाँ।
भेजना क्या था यार, क्यों लाना ही था जब यहीं पे रखना था। ठीक है कोई बात नहीं, मत भेजो, यहीं ऊपर रख लो। स्क्वायरिंग द बोथ साइड, सी स्क्वायर और ये रूट हट जाएगा क्या, कितना हो जाएगा, म्यू आर एप्सिलॉन आर। बताओ, सब पता है? हाँ सर, भी पता है, 2 इंटू 10⁸ क्या स्क्वायर हो जाएगा। सी पता है, 3 इंटू 10⁸ स्क्वायर हो जाएगा। रिलेटिव परमिबिलिटी पता है सर, कितनी, 1, तो क्या एप्सिलॉन आर मतलब रिलेटिव परमिटिविटी नहीं निकल जाएगा, निकल जाएगा सर। 10 के पावर 8 से 10 के पावर 8 खत्म हो जाएगा, 2 का 8 और 3 का 27, तो सर 8 इज इक्वल टू 27 अपॉन में ई आर इधर आ गया तो 27 अपॉन कितना हो जाएगा 8, 3 पॉइंट समथिंग जाएगा क्या। अच्छा स्क्वायर है तो यहाँ भी तो स्क्वायर ही होगा भाई मेरे, सॉरी मैं क्यूब कर दिया, सॉरी। तो 9 बाई क्या हो जाएगा 4, 2.22 ऐसे चलता जाएगा क्या, 2.22 लिख कर लेंगे। वही फॉर्मूला, एक सिंपल जो पढ़े वही यूज हुआ है, बस तरीका बदल गया। मैंने बोला कि फॉर्मूला है बस, वो ऐसा नहीं कि बस उस पर कर लोगे, फॉर्मूले पे डायरेक्ट क्वेश्चन मिल जाएगा। चलो क्वेश्चन एक और है, मिटा दें, लिखिए। A plane electromagnetic wave of a frequency क्या हुआ 25 मेगाहर्ट्ज travel in a free space along the x direction, at a particular point in a space and time E is equal to 6.3 J cap volt per meter, what is B at this point, बताइएगा भाई मेरे। ये ना फॉर्मूला एक बना के ऐसे चाहें तो लिख सकते हो, ये कहीं फॉर्मूला नोट कर लो। अगर रिलेटिव परमिटिविटी और मीडियम के स्पीड से दे रखा है ना क्वेश्चन, तो ये आपके लिए एक फॉर्मूला है, v इज इक्वल टू सी अपॉन अंडर रूट म्यू आर एप्सिलॉन आर, डायरेक्ट कर देंगे। इसका आंसर बताइए। इसमें कोई टीचर नहीं है क्या बगल वाले क्लास में? हाँ क्या हुआ, लंच होता है इस टाइम? क्या कह रहे हो, थोड़ा पूछोगे किसका बेल है? हाँ किसी से पूछो तो किसका बेल है। मैथ्स का, थोड़ा बुलाना इधर से किसी बॉयज़ को, किसी को बोलो।
इसको बुलाओ, इसको जो खड़ा है। किसका बिल है? कहाँ है सर? क्यों 10th में पढ़ा रहे हैं? कब से तुम लोग का फ्री है बिल? तो घूम क्यों रहे हो तुम लोग? बैठ के क्लास में पढ़ो, हल्ला क्यों कर रहे हो? बोलो सबसे क्लास में जाएं। देखो क्वेश्चन में बोला है, सुनिए बात नहीं। अब प्लेन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जिसकी फ्रीक्वेंसी दे रखी है 25 हर्ट्ज, 25 हर्ट्ज है, ठीक है, सुनिएगा ध्यान से। 25 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी है, फ्री स्पेस में चल रहा है और एक्स डायरेक्शन में चल रहा है। एक पर्टिकुलर पॉइंट पे उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू दे दी गई है। कितनी दी गई है? 6.3, और जे कैप मतलब वाई एक्सिस में चल रहा है, ठीक है, वोल्ट पर मीटर। पूछा है व्हाट इज द बी एट दिस पॉइंट। बताओ, क्या बी बता सकते हो? हाँ सर, एकदम आसान है, कुछ करना नहीं है भाई। ई का मतलब उसने ई नॉट लिखा नहीं है, मगर क्या ये केवल अगर ई लिखा है ऐसे, देखो ध्यान से सुनो, ई किसी पॉइंट की बात करूंगा तो क्या उस पॉइंट के लिए मैक्सिमम तो यही होगा ना, पूरे इक्वेशन की बात नहीं कर रहा है वो, मैक्सिमम का यही मतलब है। तो सर हमसे वो बी पूछा है इसी पॉइंट पे, तो हमें पता है ई नॉट अपॉन बी नॉट इज इक्वल टू क्या होता है, तो हमें क्या निकालना है? बी। तो ई अपॉन सी इज इक्वल टू बी हो जाएगा। भाई मेरे क्या बैठ के कर रहे हो, निकालो। 6.3 अपॉन 3 इंटू 10⁸ होगा, सॉल्व करो इसको। 2.1 इंटू 10⁻⁻8। फॉर्मूला याद रखो। इसका आंसर बताओ, यहाँ लिख रहे हैं, बस एक लास्ट एक कर लो क्वेश्चन आज। क्वेश्चन ये है, इसको कर लीजिए, बाकी अब कल पढ़ेंगे। द मैग्नेटिक फील्ड इन अ प्लेन EMW is given by, देखो मैग्नेटिक फील्ड केवल दिया है, बी वाई इज इक्वल टू 2 इंटू 10⁻⁻7 टेस्ला। क्या क्या पूछा है? ये क्वेश्चन पेपर में आता है भाई, मैं बता दे रहा हूँ, ये बोर्ड में आया, ये भी बोर्ड में NCERT का भी क्वेश्चन है ये, और आया भी है बोर्ड में। व्हाट इज द वेवलेंथ एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ द वेव। एंड दूसरा पूछा है राइट एक्सप्रेशन फॉर, बात नहीं, इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्सप्रेशन लिखिए, और व्हाट इज द वेवलेंथ एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ द वेव, ये भी बताइए। सॉल्व करो उसको, बताओ आंसर, बैठो मत, आसान सा क्वेश्चन है, कंपेयर तो बस करना है। अरे B इज इक्वल टू बी नॉट साइन ओमेगा टी, पढ़ा है ना। वेव का इक्वेशन क्या होता है? किसी को पता है वेव का इक्वेशन? भूल गया होगा, 11th में पढ़ा था। अगर हम
ए की वैल्यू लिखते थे तो ए इज इक्वल टू ए नॉट साइन ओमेगा टी प्लस माइनस के एक्स लिखा जाता था। कंपेयर करोगे तो देखो ओमेगा मिल जाएगा, के मिल जाएगा, बी नॉट मिल जाएगा, सब तो मिल गया भाई मेरे। अब सब मिल गया है तो ओमेगा मिल गया है तो फ्रीक्वेंसी मिल जाएगा, के मिल गया है तो वेवलेंथ मिल जाएगा। पहला क्वेश्चन तो ऐसे ही सॉल्व हो गया। और दूसरा पूछा है इलेक्ट्रिक फील्ड, तो बस ई नॉट निकालना है, बाकी सब आगे का वही छाप देंगे। बस हमें यहाँ पे बी वाई में बी नॉट साइन ये लिखा है तो ये सब वही रहेगा, सब सेम फेज में रहते हैं। अभी मैंने आपको याद होगा लिखवाया था प्रॉपर्टी, लिखवाया था ना इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की प्रॉपर्टी, तो उस प्रॉपर्टी में आपने लिखा था इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड आर इन अ सेम फेज। अभी मैंने कल भी बताया था जब ये बाहर जा रहा था तो ये भी कहाँ जा रहा था, ऊपर, तो फेज तो सेम है ना। जब ये अंदर आ रहा था तो ये भी अंदर, मतलब सर ये सब सेम रहेगा इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए, बस क्या चेंज होगा, ई नॉट। तो ई इज इक्वल टू ई नॉट, बस ई नॉट निकालने के लिए ये फॉर्मूला बैठा ही है। बी नॉट पता है, सी पता है, तो ई नॉट सर आ ही जाएगा। रख के बताओ, आप इतना बता दिए हैं तो। बात नहीं सॉल्व करिए। आया किसी का, मिला? कंपेयर की करो इसको, पहले स्टैंडर्ड इक्वेशन से कंपेयर करो। सर बी वाई इज इक्वल टू, इसकी जगह पे क्या लिखा है, बी नॉट साइन, फिर सर ये ओमेगा टी ये वाला है ना, तो अभी ओमेगा टी मत लिखो, के एक्स लिखा है ना, के एक्स प्लस ये क्या है ओमेगा और ये क्या है टी। थोड़ा ये बताइए के की वैल्यू कंपेयर करो, बी नॉट किसके इक्वल है, 2 इंटू 10 टू द पावर 7, अरे माइनस है, ठीक है चलो माइनस हो गया, ओके। चलो के क्या होता है सर, भूल गया होगा, वैसे मैं याद करा दूं, 2 पाई बाई लेमडा। अरे के कितना होता है, 2 पाई बाई लेमडा। याद करो, यहाँ पे अगर भूल गए हो तो मैं ऐसे बता दूं, के इज इक्वल टू हम ऐसे लिखते थे 2 पाई बाई लेमडा, यहाँ भी क्या लिखा जाएगा 2 पाई इंटू एफ, दोनों में से क्या कॉमन हो जाएगा 2 पाई, तो x बाई लेमडा एफ टी, क्या ये भी तो इक्वेशन होता था। सिंपल ये याद करना ज़्यादा आसान है, के एक्स और कितना ओमेगा, तो 2 पाई बाई लेमडा। बताओ क्या इसकी जगह पे क्या लिखा है, 2 पाई बाई लेमडा की जगह पे क्या लिखा है के, और इस के की जगह पे क्या लिखा है सर, अरे 0.5 इंटू 10 टू द पावर 3। क्या यहाँ से लेमडा नहीं मिल जाएगा आपको, एकदम मिल जाएगा। लेमडा को इधर भेज दो, इसको इधर भेज दो, मिल गया। चलो अब बताओ दूसरा क्या निकालना है सर, वेवलेंथ आ गया। फ्रीक्वेंसी थोड़ा ध्यान से देखो, ओमेगा की जगह पे क्या लिखोगे 2 पाई एफ, इसकी जगह पे क्या लिखा है ये, और इसकी जगह पे लिखा है सर ये 1.5 इंटू 10 टू द पावर 11, तो f इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 1.5 इंटू 10 टू द पावर 11 इंटू में अपॉन में 2 पाई। सॉल्व हो जाएगा सर, यहाँ से f मिल गया, यहाँ से k मिल गया, b नॉट मिल ही गया है, पहला इक्वेशन ख़त्म हो गया। दूसरे पे आएंगे, सॉल्व कर लेना इसको, दूसरे पे आएंगे सर, दूसरे पे जब आएंगे, पहला मैंने सॉल्व किया है,
सर राइट एक्सप्रेशन फॉर ई एफ, तो सर हमें ई नॉट निकालना पड़ेगा। तो सर ई नॉट कितना होगा, बी नॉट इंटू में सी, तो बी नॉट इंटू में सी, बी नॉट की वैल्यू कितनी है 2 इंटू 10 टू द पावर -7 और ये 3 इंटू 10 टू द पावर 8, तो कितना हो जाएगा 6 और ये घट जाएगा तो कितना हो जाएगा 10 का पावर 1, मतलब क्या 60 लिख दें 60। सर ई नॉट की वैल्यू मिल गई। क्या इक्वेशन लिख लोगे? जी सर, इक्वेशन होगा ई नॉट साइन के एक्स प्लस ओमेगा टी, क्या यही होगा? तो सर E इज इक्वल टू ई नॉट कितना आया है 60 साइन के की जगह पे जो लिखा है वही लिख दो उठा के 0.5 10 टू द पावर 3x और ओमेगा की जगह पे क्या लिखा है 1.5 इंटू 10 टू द पावर 11t, क्या यही बनेगा E की वैल्यू? दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर द इलेक्ट्रिक फील्ड। समझ रहे हो? तो एक्सप्रेशन दे के आपसे क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है बोर्ड में। एक कोई एक्सप्रेशन दे देगा, जैसे अभी मैग्नेटिक फील्ड का दे के मैंने इतना पूछ लिया, मैं इलेक्ट्रिक फील्ड दे के भी इतना सारा चीज़ें पूछ सकता हूँ। ठीक है, तो इस पर क्वेश्चन करना घर पे जाके, इम्पोर्टेंट है ऐसे क्वेश्चन, ये भी एनसीईआरटी में गिवन है, एक बार देख लेना और बाकी इस पर क्वेश्चन करना। चलो बाकी हम कल पढ़ते हैं, अभी कल तो टर्न है नहीं, और बाकी आपका मैंने बता भी दिया है, बार बार अब पूछने मत आना। ऑब्जेक्टिव पेपर होगा, सुन लो पहले ध्यान से एक बार, कोई कन्फ्यूज़न नहीं होना चाहिए, कहीं कोई भी वहाँ नहीं जाएगा पूछने 50 बार एक ही बार। ऑब्जेक्टिव पेपर होगा, मे बी सैटरडे होगा या संडे होगा, जो भी होगा इन्हीं डेट पे होगा, वो उस डेट अभी डिसाइड नहीं है बट होगा छुट्टी से पहले। दूसरी चीज़, पेपर जो होगा वो जैसे आपका ऑब्जेक्टिव होता था वैसे ही होगा, बट थोड़ा सा माइनर चेंज ये है कि नीट वालों का पेपर नीट के पैटर्न पे जैसे होता है वैसे ही रहेगा। 45 की जगह 50 क्वेश्चन रहेंगे, 5 क्वेश्चन जो होते हैं उसमें 10 क्वेश्चन सेक्शन बी में होते हैं, जो 5 ऑप्शनल होते हैं उसमें। ठीक है, बाकी जो जेई वाले हैं वो एकदम खास करके ध्यान देंगे, उनको एक बार कॉपी भी मिलेगा, और जैसे जेई में क्वेश्चन आता है 20 नंबर का एक सेक्शन ए होता है 20 क्वेश्चन का, और 10 क्वेश्चन का सेक्शन बी होता है। समझ रहे हो? करने कितने होते हैं टोटल 25, तो 20 तो कंपलसरी है सेक्शन ए वाला क्योंकि वो ऑब्जेक्टिव है, और जो सेक्शन बी होता है उसमें 10 में 5 रिटेन होता है, लिखना पड़ता है, पूरा डेरिवेशन ओरिवेशन रख के सॉल्व करना पड़ता है। तो वो 5 क्वेश्चन उनके लिए उसमें सब जो भी चैप्टर है उसमें मेंशन है। फिजिक्स में आपका ऑप्टिक्स जहाँ तक सर पढ़ाए हैं एक बार उनसे बात कर लेना, उनसे पर्सनली पूछ लेना कि कहाँ तक दिए हैं। आपका एसी चैप्टर पूरा आएगा, ठीक है, और एसी चैप्टर में लेवल थोड़ा सा चेंज है, हाई रहेगा, जितना पढ़े हो थोड़ा सा और अच्छे से पढ़ना उसको।